वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल यस के एम स्टडी का फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले धमाकेदार तरीके से आपको इसमें हम बताएंगे स्टूडेंट्स आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, कैसे हम लिखेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है उसको लिखना बताया जाएगा और अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कैसे लिखा जाता है। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिंदी है, क्लास 12 है, कक्षा 12 सब्जेक्ट हिंदी को आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको बस एक वीडियो पढ़ना है, बस एक ही वीडियो पढ़ना है हिंदी में। क्या, रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है सिर्फ एक वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। आप कभी भूलेंगे नहीं, जिस तरीके से इसमें बताया गया अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लाइव आ जाइए और तुरंत चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने स्टूडेंट चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इनका जो जीवन परिचय है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि लगभग हर एक ईयर में आपको 2021 तक देखने को मिला है स्टूडेंट्स। तो आपको अच्छी तरीके से इसमें बताया जाए कैसे आपको पढ़ना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छी तरीके से हम वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसमें बस एक वीडियो में इनका जन्म, मरण, इनका क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, सब सारी चीज़ इसमें जानते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। आप इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे, देख सकते हैं 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, यानी कि 30 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आपको अच्छी तरीके से देखिए, अगर आपको अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना है, अगर रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है याद करना है तो कैसे करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जन्म, मृत्यु, शिक्षा और स्थान और पुरस्कार, ये 5 चीज़ें लिख देंगे। तो इसके आधार पर आप सेंटेंस बनाकर नीचे भी लिख सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस आपको याद नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें इसमें याद करनी होगी, जैसे इनका जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, शिक्षा हो गया, स्थान हो गया, पुरस्कार हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए देखिए क्या है मृत्यु इनकी कब हुई थी, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये स्वर्ग को सिधार गए थे स्टूडेंट्स। तो देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। और इनकी शिक्षा पटना से ये क्या किए, बीए किए, ठीक है। पटना से क्या किए हैं, बीए किए हैं, ठीक है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, बीए किए हैं, बीए तक ये पढ़े हुए हैं, वो भी पटना से पढ़े हुए हैं। और स्थान इनका कहाँ है, पटना और बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलिए देखते हैं पुरस्कार, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले उसको भी जान लेते हैं स्टूडेंट। देखिए इनको पुरस्कार जो मिले हैं वो मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये मिला था उनको 1972 ईस्वी को इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको इनको मिला था और अच्छी तरीके से आप लोग जान सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1972 ईस्वी में मिला था। तो इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, बस अच्छी तरीके से पढ़ना है और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए साहित्यिक गतिविधियों की बात करेंगे। तो इनकी साहित्यिक जो गतिविधियां हैं ये क्या है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, देखिए रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये उस समय के जो छायावादोत्तर कवि थे और प्रगतिवादी कवि थे, उन सभी कवियों में ये क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी कविताएं सर्वश्रेष्ठ जाती थी और अच्छी तरीके से ये कविताओं में उन चीज़ों को पिरो कर रख देते थे जिसने कि हमारे समाज में जो भावनाएं हैं सारी भावनाओं को ये वहाँ पर प्रदर्शित कर देते थे। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझा गया। अब देखिए इन्होंने सामाजिक, आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। तो मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, इन्होंने इतना महान कार्य किया था कि जो इससे कि समाज में सामाजिक जो स्तर है उसको सुधारने के लिए, आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए और शोषण हो रहा था
वो सबको सुधारने के लिए इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से एक आंदोलन भी चलाया था स्टूडेंट्स। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आपको इनकी कविताएं पढ़कर हमें ऊर्जा मिलती थी, ताकत मिलती थी लड़ने के लिए, समाज से लड़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, शोषित समाज को बेहतर बनाने के लिए इनकी कविताएं पढ़कर हमें क्या मिलती थी, ज्ञान मिलता था। और अच्छी तरीके से आपको बताने का इसमें प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या नहीं की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए स्टूडेंट्स, इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था? उर्वशी इनकी एक रचना थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना थी। तो इनके लिए आपको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे आपको करना है, क्या चीज़ें इसमें हो गई। अब चलिए इनके कृतियों की बारी आ जाए। कृतियाँ इन्होंने क्या क्या की थी बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में से आपकी रचना की है। इन्होंने गद्य और पद्य यानी कविता और कहानियाँ या जो हमारी आत्मकथाएं, सारी चीज़ों में इन्होंने कविताएं, ये सारी चीज़ें अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, क्योंकि काव्य की बात करते हैं तो काव्य रचनाएं आती हैं हमारी। तो काव्य रचनाएं में देखिए इन्होंने क्या क्या किया था? रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल, शामधेनी, सीपी और शंख, हारे के हरिराम आदि इनकी रचनाएं हैं स्टूडेंट्स। आपको अच्छी तरीके से इनकी रचनाओं को लिख लेना है, क्योंकि ये रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। आप इसमें से 5 रचनाएं भी अगर लिख देंगे तो आपको एग्जाम में नंबर कटने वाला नहीं है। अभी आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें कि आपको मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें काव्य रचनाएं में आपको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं, आप काव्यगत विशेषताएं की बात करते हैं। काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, राष्ट्रीयता का स्वर, इसमें इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीयता का स्वर यानी कि राष्ट्र में एकता, जो राष्ट्र में हमारी एकता है, इनका स्वर को स्वर दिया। ठीक है, कविताओं के माध्यम से उसका स्वर दिया कि राष्ट्र में हमारी एकता बनी रहे। क्या बनी रहे? राष्ट्र में हमारे एकता बनी रहे। इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है अपनी कविताओं में। प्रगतिशील, हम अपने समाज में हमेशा प्रगति करते रहें, इसकी जो शीलता यानी कि प्रगतिशीलता, मतलब इस पर एक काव्य के माध्यम से अपने रचनाओं में इस पर तत्पर रहे और अच्छी तरीके से रचनाओं में अपने प्रगतिशीलता को पिरो कर रख दिया, ताकि आपको अच्छी तरीके से समाज में लड़ने के लिए ताकत मिल जाए। देखिए, और अपनी कविताओं में उन्होंने प्रेम एवं सौंदर्य को भी, प्रेम मीन्स क्या होता है कि प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सुंदरता को भी इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से संसार को उजागर करने का कार्य किया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अपने समाज को सुंदर बनाए रहें। ठीक है, रस निरूपण यानी कि रस मतलब जहाँ जरूरत पड़ती हो वीर रस, जहाँ जरूरत पड़ती है समाज को सुधारने के लिए हर प्रकार के रस का मतलब क्या होता है कि समाज सुधारने के लिए आपको ब्रूस्टर का काम करता है, एक तरीके से आपको ताकत देने का कार्य करता है। जैसे आप कहीं पे वीर रस की तुलना कर देते हैं तो वहाँ पे आपको ताकत मिलती है, हर एक चीज़ से लड़ने के लिए क्या होता है? ताकत मिलता है। उसी तरीके से इन्होंने स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से रस का भी उपयोग किया है ताकि आपको ताकत मिलती रहे। कला पक्ष की बात करते हैं। देखिए, भाषा इन्होंने उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा, तीनों भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं और अच्छी तरीके से समाज को बताने का कार्य किया है। बहुत ही अच्छे ये कवि थे, बहुत ही अच्छे ये गद्य लेखक थे और अपनी कविताओं से इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इनको इसीलिए क्या हुआ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था स्टूडेंट्स। ठीक है, इनकी शैली क्या थी? प्रबंध और मुक्तक शैली थी। आप जानते होंगे प्रबंध और मुक्तक शैली थी। ठीक है, किसी से ये क्या करते थे? बंधे नहीं रहते थे, अपनी कविताओं में सारी चीज़ों को ये लिख देते थे। ठीक है, गीतिका, हरिगीतिका, रोला, रूपमाला आदि इनके छंद थे। ठीक है, ये सारे छंद उसमें उन्होंने उपयोग किया था। अब अलंकार की बात करते हैं, उपमा अलंकार का भी उपयोग किया है इन्होंने। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत आदि जैसे अलंकारों का उपयोग करके इन्होंने अपनी कविताएं या रचनाएं जो भी है अपनी की थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका PDF आपको पाना है तो PDF आपको मिल जाएगा SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर और अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर पढ़ाई की जाए। PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अच्छे से आपको पढ़ाई कराई जा रही है। तो जिसे स्टूडेंट्स आपके साथ मेहनत की जा रही है, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए और चैनल को ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।